अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अब कार्डियोवास्कुलर का अगला टॉपिक, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है बच्चों, में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर याद रखें कि एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है जिसमें हार्ट यानी वेंट्रिकल्स अनेबल होते हैं टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी विदाउट कंपनसेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टोलिक फेलियर। एक और होता है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंडीशन इन विच वेंट्रिकल आर अनेबल टू रिसीव इनफ ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोली, तो ये हो गया डायस्टोलिक फेलियर। ठीक है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का उन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है कि 2 साल का बच्चा है, प्रीवियसली डायग्नोज्ड विद अ लार्ज मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, उसको लार्ज मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था। अब वो प्रेजेंट हुआ है विद फटीग, पुअर फीडिंग ओवर पास्ट मंथ। ही हैज़ नॉट गेन्ड वेट सिंस 2 months. ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही इज़ एपैथेटिक, tachypneic and has wheezes and crackles on the lung auscultation. ठीक है, टैक्यूपनिया भी है, वीजिंग एंड क्रैकल्स भी है अस्कल्टेशन पे, एंड देयर इज़ आल्सो हेपेटोमेगैली। तो और इसके क्लिनिकल सिम्टम देखें इसी तरह के होते हैं, पुअर फीडिंग, फटीग, अनइंटरेस्टेड। ठीक है, एपैथेटिक का मतलब ये अनइंटरेस्टेड या लेथार्जिक किस्म का। तो डेफिनेशन ये है, हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच दी हार्ट कैन नॉट डिलीवर एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एक्चुअली, कार्डियक आउटपुट जो है वो मेजर कैसे होता है हमें पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग आइदर ऑफ दीज वेरिएबल, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है या हार्ट रेट, तो उससे जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बॉडी टिपिकली जो है रेगुलेट कर रही होती है ऑन हार्ट रेट को विद टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया आफ्टर बीइंग द फर्स्ट सिम्टम ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला सिम्टम जो इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमें मिलता है वो टैकीकार्डिया होता है, क्योंकि बॉडी जो है उसको अपने हार्ट रेट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एज अ हार्ट फेलियर बिगिन टू फेल, तो नंबर ऑफ फोकल लोकल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स जो है वो ट्रिगर होंगे इन अटेम्प्ट टू मेंटेन नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। ठीक है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए कुछ जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ट्रिगर होते हैं। कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो बच्चों में जो है डिफरेंट वजूहत होती हैं, जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन वजह है। ठीक है, चिल्ड्रन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। अच्छा, उसमें भी आप याद रखें कि एक्सेप्ट 2, सिवाय 2 के जो है वो बाकी सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कौन सी? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टॉफ, और दूसरा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इनमें नहीं होता। इसमें भी अगर हम पूछें लीस्ट कौन सी है, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेस में सबसे कम रिस्क होता है, लीस्ट रिस्क होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। दूसरी वजह होती है बच्चों में अक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, इसी तरह मायोकार्डाइटिस की वजह से। ठीक है, वायरल मायोकार्डाइटिस। इसके अलावा एरिथमियास। अब एरिथमियास में भी याद रखें कि जो बच्चों में मोस्ट कॉमन एरिथमिया होती हैं वो वैसे एक्टोपिक बीट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो एरिथमिया बच्चों में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवाती है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। ठीक हो गया। इसके अलावा सीवियर अनीमिया में भी, क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करेगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के ज़रिए ऑक्सीजन उसने डिलीवर करनी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। एक और वजह है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, रूमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इनमें। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में भी मोस्टली जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पोस्ट वायरल उसमें होता है। दूसरा जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा एडोलेसेंट्स में स्पेशली, और नूनैन सिंड्रोम में होती है ये। ठीक है, तो ओवरऑल ये बच्चों में कॉजेज़ ने अलग करके भी लिखा है कि फ्लूइड ओवरलोड की भी वजह से होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये एरिथमिया हो गई। लेफ्ट साइडेड ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन जैसे कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, लार्ज मिक्सिंग कार्डियक डिफेक्ट्स जैसे सिंगल वेंट्रिकल या ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, इस सिम्टम आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने कि जब बच्चों को होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसमें एक तो फेलियर टू थ्राइव, इरिटेबल होगा, उसको फीडिंग डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इडीमा, ये भी हमें इसमें क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड इडीमा। ठीक है, तो जो 3 कार्डिनल साइन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वो है कार्डियोमेगैली, ये साइंस है। कार्डियोमेगैली मिलता है लेफ़्ट साइड पे, स्पेशली टैकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा अगर लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर है।
और अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसमें हमें ऑब्वियसली हेपेटोमेगेली, पीडल एडिमा, ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट साइड में जो साइंस आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है वो पीडल एडिमा, हेपेटोमेगेली और रेज्ड जेवीपी बड़ी भी होगी। ठीक है, जबकि लेफ़्ट साइड पे आप याद रखें कि लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर में हमें टैकिपनिया मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सॉरी, टैकिपनिया तो उसमें जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें पीडल एडिमा हो रही है, हेपेटोमेगेली है और जेवीपी भी ऑब्वियसली राइट साइड पे रेज्ड होगी। लेफ़्ट साइड में हमें कफ मिलेगी, वीज, टैकिपनिया, ठीक है, लंग्स वाले फीचर सारे, बेसल क्रेपिटेशंस, प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, और आइदर साइड पे हमें S3 गैलोप रिदम मिल सकता है, टैकीकार्डिया, कार्डियोमेगेली का एविडेंस मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पे। तो मोस्ट जो कंसिस्टेंट साइन बच्चों में मिलता है ना कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का, वो इम्पॉर्टेंट है, वो है हेपेटोमेगेली। और सेकंड मोस्ट जो है वो है बेसल क्रेपिटेशन। ठीक है, बेसल क्रेपिटेशन जो अस्कल्टेशन पे हमें मिलेंगे, ये बच्चों में बहुत कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे साइन सिम्टम्स इसने बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। एडिशनल जो फीडिंग डिफ़िकल्टी, डिस्निया, रेस्टलेस, ईजी फटीगेबिलिटी, वीक पल्स, पेलार, पेरिफेरल एडिमा, वेट गेन फ्रॉम द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, नमूनिया, ऑर्थोपनिया, ग्रोथ फेलियर। ठीक है, कैसे डायग्नोस करना है बच्चे को? इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे? सबसे पहले चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे पे हमें हार्ट साइज़ हम देखते हैं, कार्डियक इनलार्जमेंट मिलेगी। दूसरा हम पल्मोनरी वास्कुलेचर देखते हैं। देखिए, पल्मोनरी वास्कुलेचर में अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा है, वेरी करता है, ठीक है, ज़्यादा अगर है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी प्लिथोरा, अगर कम है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ओलिगीमिया। ठीक है, तो हमने हार्ट साइज़ देखा और पल्मोनरी वास्कुलेचर देखना होता है एक्सरे पे। दूसरा इन्वेस्टिगेशन में होती है इकोकार्डियोग्राफी। अच्छा, 12 लीड ECG भी की जाती है। और इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी पता लगता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का। एक और इन्वेस्टिगेशन हम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करवाते हैं और एंजियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड एंजियो। ठीक है, ये एक्चुअली जो है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब जो है इको में इसने भी यही लिखा, वेरी यूजफुल इन असेसिंग द वेंट्रिकुलर फंक्शन, डॉपलर स्टडीज कैन बी यूज टू कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले हम ट्रीट द कॉज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉज को सही करना है, डी कंजेस्टिव के जो सिम्टम्स हैं उनको करेक्ट करना है। ठीक है, वो ड्रग्स देंगे जो कि प्री लोड को कम करें, जैसे डायूरेटिक, और वो ड्रग्स देंगे जो कि आफ्टर लोड को भी कम करें, जैसे कि वेसोडाइलेटर्स। ठीक है, और वो ड्रग्स जो कि कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएं, जैसे डाइजॉक्सिन। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमने ऐसी ड्रग्स भी देनी है जो डिजीज़ प्रोग्रेशन को कम करें, जैसे ACE इनहिबिटर और ARB। ACE इनहिबिटर में एनालाप्रिल हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसार्टन वगैरह। इनकी वजह क्या है? क्योंकि अगर कोई भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस जो है एक्टिवेट होती है, एल्डोस्टेरोन होगा, तो एल्डोस्टेरोन जो है रीमॉडलिंग करवाता है और डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करता है। ठीक है, तो यूजुअली ACE इनहिबिटर और ARBs जो है ये डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को स्टॉप करेंगे, तो हमने ये भी देने होते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एम्पिरिकल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की बच्चों में, तो उसमें आप याद रखें कि लो डोज डायूरेटिक जो है वो फर्स्ट लाइन हम कह सकते हैं, या एम्पिरिकल मैनेजमेंट है, जैसे फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, और उसके बाद वो नहीं है तो एनालाप्रिल। ठीक है, ACE इनहिबिटर एनालाप्रिल। अच्छा, एक बात याद रखें, डाइजॉक्सिन जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। अगर प्री टर्म बच्चा है उसको अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, या अगर मायोकार्डाइटिस है उसमें भी हम डाइजॉक्सिन नहीं देंगे, या सिवियर साइनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, तो यही इसने बताया, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ज़रूरी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। यहाँ पिक्चर में पीडल एडिमा दिखाई गई है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, पिटिंग एडिमा। इसके अलावा ये मैनेजमेंट याद रखें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कि बच्चे की पोजीशन जो है बेड रेस्ट के बाद पोजीशन में, जो ओल्डर बच्चे हैं वो सेमी अपराइट पोजीशन में लेटना सोना जो है प्रेफर करते हैं 20 to 30 डिग्री के एंगल पे इन द बेड, ताकि उनका वीनस रिटर्न कम हो। पोजीशन हो गया। फीडिंग में जो सिवियरली इल इन्फेंट है उनके लिए
उनमें सफिशेंट स्ट्रेंथ नहीं होती इफ़ेक्टिव सकिंग की, क्योंकि एक्सट्रीम फटीग होती है, उनको टैकिपनिया भी हो रहा था हमने देखा, रैपिड रेस्पिरेशन, और उनको जनरलाइज्ड वीकनेस होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है इनको सकिंग की इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें एनजी फीडिंग करनी होगी, नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में साल्ट रिस्ट्रिक्शन जो है ना, ओल्डर चिल्ड्रन में 0.5 ग्राम पर डेली जितना सिर्फ जो है साल्ट इनटेक होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। अगर पेशेंट एडमिट है तो उसके हमने वाइटल साइंस को हर घंटे पे रिकॉर्ड करते रहना है पहले 24 घंटों में, ठीक है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से अगर बच्चा एडमिट हुआ है तो पहले घंटे में हम उसके पहले 24 घंटों में हमने हर घंटे पे उसके वाइटल्स नोट करने हैं, इनटेक और आउटपुट का रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी हमने देनी है 4 to 6 लीटर पर मिनट। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन याद रखिए कि 75 ml पर kg पर डे सिर्फ देना है, या फिर 2/3 ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड देनी है, ठीक है। इन्फेक्शन अगर है तो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, और इसके अलावा जब वो बच्चा एडमिट है तो उसके नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, पोटेशियम और पीएच को हमने मॉनिटर और मेंटेन करना है, ठीक है। अब आए स्पेसिफिक मेजर्स पे, तो अनीमिया अगर है, अनीमिया की वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो हमने स्लो पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन करनी है 10 ml पर kg के हिसाब से, स्लो पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इडीमा जो हो जाती है इसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, तो उसको इडीमा को रिलीव करने के लिए और पल्मोनरी कंजेशन के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक फ्लूइड को निकालेंगे, जैसे कि इसमें फ्यूरोसेमाइड दी जाती है 1 to 2 मिलीग्राम पर kg पर डोज IV बोलस, और फिर हम 2 मिलीग्राम पर kg पर डे देंगे 2 डिवाइडेड डोजेस में, ठीक है। पहले IV बोलस में इतना डोज है, फिर 2 मिलीग्राम के हिसाब से। या दूसरी स्पाइरोनोलैक्टोन भी दी जा सकती है 1 to 3 मिलीग्राम पर kg पर डे 2 डिवाइडेड डोज। इसके अलावा डाइजॉक्सिन जो हम यूज़ कर रहे थे, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। डिजिटलाइजेशन हमने पहले जो हाफ है इनिशियली करेंगे, उसके बाद 1/4 करेंगे Q12 आवरली, ठीक है। 4 टाइम्स जो करनी है 12 आवरली, ठीक है। अच्छा, इसका डिजिटलाइजेशन यानी हम रैपिड एडमिनिस्टर करते हैं हाई डोज डाइजॉक्सिन का, ताकि थेरेप्यूटिक लेवल जो है ब्लड में क्विकली अचीव हो। तो पहले ये जो रेजिम है इसमें हमने पहले याद रखें हाफ इनिशियली देना होता है, टोटल डिजिटलाइजेशन का डोज पहला आधा पहले देना है, उसके बाद जो है 1/4 ऑफ द टोटल डिजिटलाइजेशन डोज हम देंगे हर 12 घंटों पे फॉर 2 एडिशनल डोजेस, ठीक है। तो इस मेथड का एम यही होता है कि हमें ड्रग कंसनट्रेशन मिले इनटू द इफेक्टिव रेंज क्विकली एंड सेफली विदाउट कॉजिंग टॉक्सिसिटी। अच्छा, एज स्पेसिफिक डोज भी इसने बताया है कि डिफरेंट डोज गाइडलाइन है पेशेंट की एज के हिसाब से, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। तो इसमें है कि अगर प्री मेच्योर बच्चा है तो उसमें 20 माइक्रोग्राम पर kg देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर फुल टर्म न्यूनेट है अप टू 1 मंथ, उसको 20 to 30 माइक्रोग्राम पर kg दे सकते हैं। इन्फेंट है या चाइल्ड है तो उसको 25 to 40 माइक्रोग्राम। अडोलेसेंट अडल्ट को हम 0.5 से 1 मिलीग्राम डिवाइडेड डोजेस में देते हैं, और ये सारे डोजेस जो है पर ओरल है। अगर IV डोज हम यूज़ करेंगे तो वो 75% ऑफ द पर ओरल डोज होगा, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास आती है आइनोट्रोपिक ड्रग्स कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। उसमें हमें बताया डोब्यूटामीन और डोपामीन ये तब यूज़ की जाती हैं जब ब्लड प्रेशर जो है बच्चे का लो हो या यूरिन आउटपुट लो हो, तो उसमें फिर हमने ये यूज़ करनी होती है, ठीक है। आइनोट्रोपिक है, ये फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो आगे इसने डोपामीन इन्फ्यूजन का डोज बताया है 5 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, ठीक है। ये डोपामीन इन्फ्यूजन का डोज है। डोपामीन इन्फ्यूजन किस तरह बनाई जाएगी, ये आइनोट्रोपिक ड्रग अगर BP लो है तो इसको बनाया कैसे जाता है। एक्चुअली सबसे पहले हमने डोपामीन का डोज कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ डोपामीन जितनी हमें चाहिए वो मिलीग्राम में हमने जो है डिटरमाइन करनी होगी, ठीक है। तो प्रोवाइडेड जो फॉर्मूला है वो क्या है, 6 into बॉडी वेट इन kg इज़ इक्वल टू टोटल मिलीग्राम ऑफ डोपामीन, ठीक है। अच्छा जी, तो डोपामीन इन्फ्यूजन जो है वो 5 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट हमने डोज देना होता है। तो इसकी प्रिपरेशन बनाने का तरीका देखें, ये आपको आना चाहिए। 1 ml डोपामीन इंजेक्शन इज़ इक्वल टू 40 मिलीग्राम ऑफ डोपामीन, ठीक है। 1 ml में 40 मिलीग्राम डोपामीन होती है। तो हमारा वैसे अल्टीमेट गोल ऑफ प्रिपरेशन होता क्या है कि इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं कि हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकें, ठीक है।
तो इसमें जो है 1 ml आपने याद रखना है 40 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो प्रिपरेशन फॉर्मूला कितना है हमारा, 6 इंटू बॉडी वेट इन kg इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ डोपामीन इन मिलीग्राम। यानी ये की फॉर्मूला है कि आपने समझना होगा कि हम किस तरह से डोपामीन कितना डोपामीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड मेथड है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का, कि यानी हर 1 kg पेशेंट का जो बॉडी वेट होगा उसमें आपको 6 मिलीग्राम जितना डोपामीन चाहिए है फॉर इन्फ्यूजन। ठीक है, तो पुट दिस मच अमाउंट ऑफ डोपामीन इन 100 ml 1/5 नॉर्मल सलाइन इन अ माइक्रोब्यूरेट एंड एडजस्ट द माइक्रो ड्रॉप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें इसने बाकी की प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन समझाइए कि 100 ml 1/5 नॉर्मल सलाइन, यानी ये वो वॉल्यूम है और टाइप ऑफ फ्लूइड है जो डाइल्यूएंट आप यूज़ करोगे मिक्स करने के लिए। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन 100 ml होगा। ये आपने माइक्रोब्यूरेट में डालना है, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट के ज़रिए, और फिर आपने माइक्रो ड्रॉप्स को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो इन्फ्यूजन का रेट होगा ना वो फिर आपने सेट करना है कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से या मिलीलीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने समझाया है कि इफ़ 10 मिलीग्राम पर kg पर मिनट इज़ टू बी इन्फ्यूज्ड देन एडजस्ट द ब्यूरेट टू 10 ड्रॉप्स पर मिनट। यानी अगर आप डोज देना चाह रहे हो 10 मिलीग्राम पर kg पर मिनट, तो ये एक एक्सट्रीमली हाई डोज है, इसको ये क्लिनिकली अप्रोप्रिएट वैसे नहीं है। करेक्ट डोज जो है माइक्रोग्राम पर kg होता है, तो ये एक्चुअली मिस्टेक है, यहाँ पे मिलीग्राम लिखा है, माइक्रोग्राम है। ठीक है, तो 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट स्पेसिफिक इन्फ्यूजन रेट आपका कितना होगा, 10 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। एक पेशेंट है जिसका 50 kg वेट है, तो उसमें हम कितना जो है देंगे, इन्फ्यूजन किस तरह प्रिपेयर करेंगे, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 6 इंटू द बॉडी वेट इन kg इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डोपामीन। तो 6 इंटू 50 इज़ 300 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसमें भी जो है अनडाइल्यूटेड डोपामीन का वॉल्यूम जो है हमने ड्रॉप करना होता है। स्टॉक कंसंट्रेशन इज़ 40 मिलीग्राम पर ml, तो वॉल्यूम जो हमने ड्रॉप करना है वो कितना है, 300 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 40 मिलीग्राम, तो होगा 7.5 ml। तो आपने जो है 7.5 ml और 40 मिलीग्राम पर ml डोपामीन इंजेक्शन जो है लेना है। उसमें आप 100 ml 1/5 ऑफ द नॉर्मल सलाइन ऐड करोगे इन माइक्रोब्यूरेट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब ये डोज़ है, यहाँ पे डोज़ में इसने बताया है कि कैप्टोप्रिल, अच्छा ये जो है ना वेज़ोडाइलेटर का इसने बताया है कि वेज़ोडाइलेटर जो है वो क्या करते हैं, आफ्टर लोड को रिड्यूस करते हैं। मैंने आपको बताया ना, वेज़ोडाइलेटर भी हम देते हैं इसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। आफ्टर लोड को कैसे रिड्यूस करेंगे, वेंट्रिकल पे बाय पेरिफेरल सिस्टमिक वेज़ोडाइलेशन। तो सिवियर जो टर्मिनल कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है ना ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिजीज, उसमें हमने वेज़ोडाइलेटर देने होते हैं। कितना डोज है, कैप्टोप्रिल देते हैं 1.5 to 6 मिलीग्राम पर kg पर डे, 4 डिवाइडेड डोजेस में। या हम नाइट्रोक्रूसाइड देते हैं IV में 0.5 to 8 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये कंप्लीट होता है टॉपिक हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।